हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 30, जिसके अंदर अपन फ्रिक्शन को आगे बढ़ाएंगे। और आज के लेक्चर में अपन जो फ्रिक्शन है उसकी थ्योरी कंप्लीट कर देंगे, साथ साथ में क्वेश्चंस तो अपन कर ही रहे हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन जो मॉड्यूल की क्वेश्चन है फ्रिक्शन से रिलेटेड वो क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चों, आज के लेक्चर की स्टार्टिंग अपन करते हैं क्वेश्चन के साथ में। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, इंसेक्ट के द्वारा बाउल में चढ़ी गई अधिकतम ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो ध्यान से देखना, देखो ये आपके पास में कोई भी बाउल है, यानी कोई भी कटोरा है। इस कटोरे की जो त्रिज्या वो कितनी देर की आपको आर दे रखी है, इसका जो घर्षण गुणांक है वो कितना देर का आपको म्यू दे रखा है, ठीक है ना। इसके बॉटम पॉइंट पे यहाँ पे कोई भी एक इंसेक्ट है, ये ऊपर की तरफ चढ़ता है और एक मैक्सिमम हाइट तक चढ़ने के बाद में ये नीचे की तरफ गिर जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि इसके द्वारा चढ़ी गई अधिकतम ऊंचाई क्या हो जाएगी। अब मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अधिकतम ऊंचाई की यहाँ पे बात आ रही है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको अपन एनालाइज करते हैं कि कौन है जो इसको ऊपर की तरफ चढ़ने में सपोर्ट कर रहा है और कौन है जो इसको नीचे की तरफ गिराना चाह रहा है। और ये नीचे की तरफ क्यों गिरेगा, एक मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद में वापस से नीचे की तरफ गिर जाएगा, ऐसा क्यों होगा। क्योंकि ध्यान से देखना, देखो एक मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद में नीचे वाला फोर्स है वो ऊपर वाले फोर्स से बड़ा हो जाएगा, गिराने वाला जो बल है वो रोकने वाले बल से बड़ा हो जाएगा। तो इस स्थिति में इस इंसेक्ट को नीचे की तरफ गिरना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो करते हैं अपन एनालाइज। तो ध्यान से देखना, देखो यहां से कोई इंसेक्ट है जो कि चढ़ना स्टार्ट करता है, इसके बाद मान के चलिएगा यहां तक चढ़ पाता है मैक्सिमम, यहां तक चढ़ गए ये, और उसके बाद इसको नीचे की तरफ गिरना पड़ेगा। तो मान के चलिएगा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपके पास है थीटा। तो इसके द्वारा चढ़ी गई जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी आपके पास में वाई, और ये आपके पास में कितना भी आर है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगी आपके पास आर माइनस वाई हो जाएगी। अब ये जो इंसेक्ट है, इस इंसेक्ट का द्रव्यमान कितना हो जाएगा बताओ, एम मान लो। तो इस पे लगने वाले सारे के सारे फोर्स अपन दिखा देंगे। तो इस एम का एक तो कंपोनेंट हो जाएगा इस प्रकार से नीचे, एम का एम जी लग जाएगा नीचे की तरफ। अब इस एम जी का एक तो कंपोनेंट आ जाएगा इस प्रकार से इधर की तरफ, इसका एक कंपोनेंट इस प्रकार से आ जाएगा इधर की तरफ। तो ये वाला एंगल अगर कितना हो जाएगा आपके पास है थीटा, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा आपके पास है थीटा। और अगर ये थीटा हो गया तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एम जी कॉस थीटा, और इसके बाद इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एम जी साइन थीटा। और यहाँ पर जो इंसेक्ट है वो इस सरफेस को टच कर रहा है, तो इसके लंबवत इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ जाएगा, इसको अपन बोल देंगे एन बोल देंगे। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि एन बराबर कितना हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा बच्चों एम जी कॉस थीटा, ठीक है ना। और यहां पर जो एम जी साइन थीटा है वो इसकी सतह के अनुदिश नीचे की तरफ लग रहा है। तो बेटा एम जी साइन थीटा वो तो इसको नीचे की तरफ गिराना चाह रहा है, और एम जी साइन थीटा इसको गिराना चाह रहा है, तो इसकी गति की प्रवृत्ति नीचे की तरफ, तो इस पर फ्रिक्शन लग जाएगा इस प्रकार से ऊपर की तरफ। तो इस पर इस प्रकार से ऊपर की तरफ फ्रिक्शन आ जाएगा, तो ये आपके पास फ्रिक्शन आ गया। तो यहां से अपन फ्रिक्शन निकाल सकते हैं एफ, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो एफ बराबर कितना देगा आपके पास म्यू इंटू एन, तो म्यू एन बराबर कितना देगा आपके पास एम जी कॉस थीटा, ये बात होगी। अब इस पे नीचे की तरफ लगने वाला बल, यानी इसको नीचे की तरफ गिराने वाला बल, ये कितना हो जाएगा एम जी साइन थीटा, और इसको गिरने से बचाने वाला बल क्या हो जाएगा फ्रिक्शन, ये आपके पास हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा। तो एम जी से यहाँ पर अपन एम जी को कैंसिल आउट कर देंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना हो जाएगा टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर कितना देगा आपके पास में म्यू, ये आपके पास है टेन थीटा बराबर म्यू आ गया। और ये तो अपन पहले भी जानते हैं कि टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, म्यू के बराबर होती है। मैंने आपको पढ़ाया था ना विराम कोण, एंगल ऑफ रिपोज, उसके अंदर भी अपने पास टेन थीटा बराबर म्यू आ रहा था, और यहाँ पर भी टेन थीटा बराबर म्यू आ गया। चलो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। देखो यहां से अपने को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई, अपन एक काम करते हैं अभी कि आर माइनस वाई है, अपन ऐसे करते हैं कि ये तो ऊंचाई कितनी देगी आपके पास है, अधिकतम ऊंचाई एच मान लो इसको आप एच, और ये वाली जो डिस्टेंस है ना, इस वाली डिस्टेंस को अपन क्या मान लेते हैं, इसको अपन मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का, ये मान लो कि वाई है, ये आपके पास वाई हो गया। तो ये वाला जो डायग्राम है इसके अंदर
ये वाला जो ट्राइंगल है इसके अंदर ये आपको एंगल दे रखा है कि ये एंगल थीटा है, ये वाली डिस्टेंस कितनी भी आर है, और ये आपके पास में क्या देगा, वाई देगा। तो ये तो आपके पास आधार होगा, ये कर्ण होगा। आधार और कर्ण में संबंध अपन किससे बताते हैं, कॉस थीटा से। तो यहां से आपके पास कॉस थीटा बराबर है, आधार कितना देगा बताओ, वाई, और कर्ण कितना देगा आपके पास, आर। तो यहां से आपके पास वाई बराबर क्या देगा आपके पास, आर कॉस थीटा। आर का तो क्या देगा आपके पास, आर, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है आपके पास, लंब बटे आधार, यानी म्यू बटे 1 हो जाएगा। तो आधार तो कितना हो जाएगा 1, और कर्ण कितना देगा, म्यू स्क्वायर प्लस 1 का रूट, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट हो जाएगा। ये तो आपके पास वाई आ गया। और इसके बाद यदि आपको एच की वैल्यू निकालनी है तो एच बराबर कितना था आपके पास में, तो आर माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में, वाई। तो आर माइनस वाई, तो आर को कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। ये बात होगी भी। तो बात तो आपकी समझ में आई गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर आपको, ठीक है ना। तो ये वाला एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन था जो अपन यहाँ पे सोल्व किया बेटा। चलो इसके बाद में ध्यान से, इसके बाद में अगला टॉपिक मैं आपको पढ़ाता हूँ। कोई भी जो ब्लॉक है उसको गति करवाने हेतु न्यूनतम बल, ब्लॉक को गति करवाने हेतु न्यूनतम बल। देखो ध्यान से, देखो ये अपने पास में कोई भी एक ब्लॉक है, इसका द्रव्यमान कितना है भी, m है, और इसके बाद में ध्यान से देखना। देखो मैं आपको यहाँ पे 2 केस पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहला केस इसको मैं पढ़ा रहा हूँ पुशिंग, यानी इस ब्लॉक को अपन नीचे की तरफ दबा रहे हैं। कैसे दबाते हैं, देखो ध्यान से, ये क्षैतिज हो गया, और क्षैतिज के साथ में थीटा कोण पे इसको नीचे की तरफ अपन F फोर्स से यूं दबा रहे हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले इस पे लगने वाले सारे जो फोर्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ फोर्स लग जाएगा इस प्रकार से mg, इस पे इस प्रकार से ऊपर की तरफ फोर्स लग जाएगा n। यहाँ पे आपके पास जो F है, इस F के 2 कंपोनेंट्स आ जाएंगे। F का ये वाला जो कंपोनेंट है ये तो क्या बन जाएगा आपके पास, F cos थीटा, और इस F का ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या बन जाएगा आपके पास, F sin थीटा। ये आपके पास F sin थीटा देगा। तो ये तो आपके पास में क्या हो जाएगा, F cos थीटा, ये आपके पास में क्या हो जाएगा, F sin थीटा देगा। अब यहाँ पे आपके पास है जो F cos थीटा है, ये इस ब्लॉक को आगे की तरफ धकेल रहा है, जिसकी वजह से इस पे पीछे की तरफ क्या लग जाएगा, फ्रिक्शन लग जाएगा, घर्षण बल लग जाएगा। तो पीछे की तरफ ये आपके पास है घर्षण बल आ गया। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि ब्लॉक है उसकी नत्तल, ये जो आपके पास है धरातल, इस धरातल की लंबवत कोई गति नहीं हो रही है। तो यहाँ पे लंबवत गति अगर नहीं हो रही है तो अपन लिख सकते हैं कि ऊपर वाला बल और नीचे वाला बल बराबर हो जाएगा। तो कौन सा बल हो जाएगा, ऊपर की तरफ कौन सा बल लग रहा है, n, नीचे की तरफ कौन सा बल लग रहा है अभी, mg, प्लस क्या देगा आपके पास, F sin थीटा। इसके बाद यदि आपको घर्षण निकालना F, तो F बराबर कितना देगा आपके पास, म्यू n। तो म्यू n को अपन बोलेंगे mg प्लस क्या देगा आपके पास, F sin थीटा। ये फ्रिक्शन आ गया। और इसके बाद में गति के लिए, गति के लिए क्या होना चाहिए भाई आपके पास में, गति करवाने वाला जो बल है F cos थीटा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए बताओ, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन कितना देगा आपके पास, म्यू mg प्लस क्या देगा आपके पास, F sin थीटा, ठीक है ना। ये बात होगी भी। तो F cos थीटा इसकी वैल्यू म्यू mg प्लस F sin थीटा इससे बड़ी होनी चाहिए।
और अगर गति होगी तो त्वरण भी आएगा, तो त्वरण कितना हो जाएगा आपके पास, आगे वाला बल एफ कॉस थीटा माइनस पीछे वाला बल म्यू एम जी प्लस क्या हो जाएगा आपके पास एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपके पास एम हो जाएगा। तो इस स्थिति में ये आपके पास एक्सलरेशन आ गया, ये आपके पास त्वरण आ गया, ठीक है ना। तो एक तो आपके पास ये केस हो गया, और इस वाले केस को अपन बोलते हैं पुशिंग। पुशिंग का मतलब क्या होता है, अभी धकेलना, इसको अपन धकेल रहे हैं, यूं फोर्स लगा करके इसको अपन धकेल रहे हैं। एक आता आपके पास पुलिंग, तो पुलिंग वाला केस मैं आपको समझा देता हूं देवदान से। पुलिंग वाला केस देखो ध्यान से, ये इस प्रकार से कोई धरातल है, इस पे ब्लॉक रख गए, ब्लॉक का द्रव्यमान कितना है, एम है, ठीक है भाई। और इस ब्लॉक पर अपन इस प्रकार से क्षैतिज के साथ में थीटा कोण बनाते हुए एफ फोर्स से यू खींच रहे हैं। तो इस ब्लॉक पे एक तो नीचे की तरफ फोर्स लग जाएगा एम जी, एक इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लग जाएगा एन। भाई एम जी और एन तो हमने हमेशा से लगाते आ रहे हैं। इस एफ का एक तो कंपोनेंट इधर की तरफ हो जाएगा आपके पास एफ कोस थीटा, और एक ये आपके पास हो जाएगा एफ साइन थीटा। अब यहां पर एफ कोस थीटा इसको आगे की तरफ खींच रहा है, जिससे इसमें पीछे की तरफ फ्रिक्शन आ जाएगा। फ्रिक्शन कितना देगा आपके पास, एफ आ जाएगा। अब जैसा कि अपन देख सकते हैं कि ये जो ब्लॉक है वो नत्तल के, ये सॉरी नत्तल या धरातल है, इस धरातल की लंबवत गति नहीं कर रहा। तो धरातल की लंबवत इस पे नेट फोर्स है वो आपको जीरो करना है, यानी ऊपर वाला बल और नीचे वाला बल आपको बराबर करना है। तो कैसे कर सकते हैं देवदान से, ऊपर कौन सा बल लग रहा है अभी, एन प्लस क्या देगा आपके पास एफ साइन थीटा। ऊपर से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जगह थोड़ी ज्यादा चाहिए होगी अपने को। तो ऊपर क्या लग रहा है, एन प्लस क्या देगा आपके पास एफ साइन थीटा, और नीचे क्या लग रहा है आपके पास एम जी। तो यहां से एन बराबर कितना देगा आपके पास एम जी माइनस क्या देगा आपके पास एफ साइन थीटा। ये तो आपके पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया बेटा। तो अगर अपन इससे पहले वाले केस की बात करें तो यहां से एन बराबर कितना था, एम जी प्लस एफ साइन थीटा आ रहा था, यानी एफ का जो कंपोनेंट एफ साइन थीटा वो एम जी का सपोर्ट कर रहा था। और अब की बार एन बराबर एम जी माइनस एफ साइन थीटा आ रहा है, यानी इस स्थिति में आपका जो फोर्स एफ है ना वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यानी अविलंब प्रतिक्रिया बल को घटा रहा है। माइनस कर रहा है ना, माइनस एफ साइन थीटा, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को घटा रहा है। तो यहां से अपन लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे, एफ बराबर कितना हो जाएगा म्यू इंटू एन, और एन कितना हो जाएगा एम जी माइनस आपके पास में एफ साइन थीटा। ये आपके पास फ्रिक्शन आ गया, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं कि इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पुलिंग। पुलिंग। अब देखो ध्यान से, यहां पे इस एफ का एक कंपोनेंट एफ साइन थीटा ये तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को घटा रहा है, और अगर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स घटेगा तो ऑब्वियसली फ्रिक्शनल फोर्स है जो घर्षण बल है वो भी घट जाएगा। तो यहां पे आपके द्वारा लगाएगा जो बल है वो एक तो घर्षण को भी कमजोर कर रहा है, और एक आपके द्वारा लगाएगा बल का कंपोनेंट एफ कोस थीटा है, ये इसको आगे की तरफ गति करवा रहा है। तो इस स्थिति में देना से फ्रिक्शन कम हो रहा है, तो कम परिमाण का बल लगा करके भी इस ब्लॉक को गति स्टार्ट करवाई जा सकती है। तो इस स्थिति में इस पे अपने को कम बल की आवश्यकता होगी, मिनिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये न्यूनतम बल की स्थिति हो जाएगी भी, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, अपन बात करते हैं गति। गति के लिए क्या होना चाहिए भाई, आगे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है आपके पास, एफ कोस थीटा, ये बराबर होना चाहिए। पीछे की तरफ क्या लग रहा है, एफ, एफ बराबर कितना देगा आपके पास म्यू एम जी माइनस क्या देगा आपके पास म्यू एफ साइन थीटा। इसके बाद में है इस माइनस म्यू एफ साइन थीटा को इधर की तरफ ले आएंगे, तो यहाँ से अपन एफ को कॉमन ले लेंगे, तो एफ को कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा कोस थीटा प्लस क्या हो जाएगा म्यू साइन थीटा। इधर की तरफ आपके पास है क्या भी म्यू एम जी, और इधर से आपने जो
ब्रैकेट में आ रहा था ना cos थीटा प्लस क्या हो जाएगा आपके पास म्यू साइन थीटा, इसको अपन इधर की तरफ लिख देंगे। तो ये तो आपके पास फोर्स हो गया भी, फोर्स, ये फोर्स हो चुका है, ठीक है ना, ये बल हो गया। अब बात सुनना भी, यहां पर F बराबर कितना हो जाएगा म्यू एम जी बटे कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, यानी जो फोर्स है ना, रिक्वायर्ड फोर्स, गति प्रारंभ करवाने के लिए जो बल है, वो बल किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है। बल न्यूनतम होगा अगर cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा अधिकतम होगा। तो अपन बात कर सकते हैं, ध्यान से देखना, देखो कि F है वो क्या देगा मिनिमम, कब, जब cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा वो क्या देगा आपके पास मैक्सिमम। और cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा वो मैक्सिमम कब हो सकता है, जब इसका थीटा के सापेक्ष जो अवकलन है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से अपन लिख सकते हैं d बटे डी थीटा, ये आपके पास है cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा बराबर क्या देगा आपके पास है 0। तो यहां से आपके पास है, ध्यान से देखना, देखो cos थीटा का क्या देगा माइनस साइन थीटा, म्यू का म्यू, साइन थीटा का क्या देगा आपके पास है cos थीटा बराबर 0 आ जाएगा। माइनस का साइन थीटा उधर की तरफ चला जाएगा, तो म्यू cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा के बटे में चला जाएगा, तो साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर टेन थीटा। तो यहां से आपके पास टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा म्यू, और वही अपन जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है आपके पास है लंब बटे आधार। तो यहां से अपन साइन थीटा भी निकाल सकते हैं, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना देगा म्यू, और कर्ण कितना देगा आपके पास रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1, और cos थीटा बराबर कितना देगा आधार बटे कर्ण, तो 1 बटे रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब यहां पर आपने साइन थीटा की वैल्यू निकाल दी है और यहां पर आपने cos थीटा की वैल्यू निकाल दी है, तो ये cos थीटा और साइन थीटा की वैल्यू अगर आप यहां पे पुट कर दोगे तो ये आपको मिनिमम फोर्स प्राप्त हो जाएगा, F मिनिमम प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो इसकी कैलकुलेशन मैं कहां पे करता हूं, ऊपर करता हूं, यहां पे तो जगह है नहीं, तो यहां पे कर देते हैं अपन। तो मैं लिख देता हूं ये F मिनिमम बराबर क्या देगा आपके पास है म्यू एम जी बटे म्यू एम जी बटे cos थीटा, cos थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1, और प्लस क्या हो जाएगा म्यू साइन थीटा, तो ये साइन थीटा तो ये रहा, इसको म्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो म्यू म्यू क्या हो जाएगा म्यू स्क्वायर, तो प्लस क्या हो जाएगा आपके पास म्यू स्क्वायर अपॉन कितना देगा आपके पास म्यू स्क्वायर प्लस 1 का रूट हो जाएगा। अब 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1, तो म्यू स्क्वायर प्लस 1 म्यू स्क्वायर प्लस 1 रूट, इसको अपन एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम ले लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, और ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, देखो बराबर हो जाएगा आपके पास म्यू एम जी अपॉन 1 प्लस क्या देगा आपके पास म्यू स्क्वायर, और ऊपर क्या देगा आपके पास रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो रूट नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा देखो बेटा, ये आपके पास आ जाएगा F मिनिमम बराबर, इसको अपन बोलेंगे म्यू एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर का रूट, ये बात होगी भी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इन चीजों को आप नोट कर लें। देखो अगर अपन बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन तो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, n बराबर एम जी कोस थीटा, यहाँ से f निकाल लिया, एम जी साइन थीटा को म्यू एम जी कोस थीटा के बराबर कर दिया, टेन थीटा आ गया,
और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, कोस थीटा में कोस थीटा निकाल दिया अपन ने, तो एच बराबर कितना होता है आपके पास में आर माइनस वाई होता है, ठीक है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, पुशिंग बोलते हैं। तो पुशिंग है वो तो थोड़ा सा टफ पड़ता है, क्यों, क्योंकि एफ साइन थीटा है ना वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को बढ़ा रहे, तो एन बराबर एम जी प्लस एफ साइन थीटा देगा। तो यहाँ पे प्लस एफ साइन थीटा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बढ़ेगा, नॉर्मल बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, और फ्रिक्शन बढ़ेगा तो गति है वो क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी, यानी आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और यदि अपन बात करते हैं कि इसकी भी पुलिंग की बात करते हैं, तो पुलिंग में ध्यान से देखना, देखो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो फ्रिक्शन घट जाएगा, और फ्रिक्शन घट जाएगा तो गति के लिए आपको कम परिमाण का बल आवश्यक होगा, ठीक है ना। और न्यूनतम कितना बल आपको आरोपित करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको एफ मैक्सिमम न्यूनतम करना है, तो ये आपको मैक्सिमम करना पड़ेगा। इसका अवकलन करके 0 के बराबर किया, टेन थीटा बराबर म्यू आ गया, यहाँ से साइन थीटा और कोस थीटा कैलकुलेट किया, इसके अंदर पुट किया, सोल्व किया, आंसर आ गया, ठीक है ना। तो बेटा इसको आप नोट कर लें अच्छे से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो स्टूडेंट्स, इसके बाद में 2 अच्छे क्वेश्चन और आपके सामने लेकर आया हूं मैं, तो इन दोनों क्वेश्चंस को अपन अच्छे से समझते हैं। देखिएगा, टॉपिक है ब्लॉक का ऊर्ध्वाधर दीवार पर संतुलन। ये आपके पास में कोई भी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, ये कोई गुटका है, कोई भी ब्लॉक है, इसका द्रव्यमान कितना है, 10 kg है। और जैसा कि आपको मालूम है कि इसको अपन इसके पास में ले जाकर के अगर अपन छोड़ेंगे तो इस पे नीचे की तरफ mg लगेगा, इस mg की वजह से नीचे की तरफ ये गिर जाएगा। अब मेरे को इसको गिरने से बचाना है, ठीक है ना। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा भी, इस पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा भाई। तो ब्लॉक को रोक के रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षैतिज बल की गणना करो भाई, इस ब्लॉक को आपको रोक के रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे म्यू बराबर कितना दे रखा है, 0.4 दे रखा है। तो सबसे पहले देखो ध्यान से क्या करते हैं अपन, इस ब्लॉक का द्रव्यमान कितना है भी 10, तो नीचे की तरफ इस पे क्या लग जाएगा mg, तो mg कितना हो जाएगा 10 × 10 कितना हो जाएगा 100। और इसके बाद में ध्यान से ये इस दीवार के टच में, तो दीवार है वो क्या करेगी, इस पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल आरोपित करेगी। तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल इस प्रकार से आ जाएगा बाहर की तरफ, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ गया। अब ये 100 है, इसकी वजह से ये ब्लॉक नीचे की तरफ गति करना चाहेगा, तो ऊपर की तरफ जो फ्रिक्शन है ना, वो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको इस प्रकार से यूं रोक लेगा। तो ये तो देगा इसको गिराने वाला बल, और यह देगा इसको रोकने वाला बल, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो ये वाला जो गुटका है तो दाएं गति कर रहा है, नहीं बाएं गति कर रहा है, तो दाएं बाएं बल का अपन संतुलन कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास n बराबर कितना देगा, f हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, f के बराबर हो जाएगा। तो यही बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। अब तक अपने पास में कभी n बराबर mg आया, कभी n बराबर mg cos थीटा आया, कभी n बराबर mg प्लस f साइन थीटा आया, और कभी n बराबर mg माइनस f साइन थीटा आया। बट अब की बार ध्यान से देखना, देखो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो आपके द्वारा आरोपित किए गए बल के बराबर हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है, f हो जाएगा। तो n बराबर f आ गया। अब यहाँ से लिमिटिंग फ्रिक्शन अपन निकाल लेते हैं। एफ एल बराबर कितना होता है आपके पास में, म्यू इंटू एन। तो म्यू कितना हो जाएगा 0.4 यानी 2/5, और एन किसके बराबर हो जाएगा, एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब रोक के रखने के लिए ये जो फ्रिक्शन है वो इतना सफिशियंट होना चाहिए ताकि 100 न्यूटन को प्रिवेंट कर सके। तो यहाँ पर आपके पास जो एफ एल है ना वो किसके बराबर होना चाहिए, 100 के बराबर होना चाहिए। तो एफ एल कितना देगा आपके पास, 2f अपॉन क्या देगा 5 बराबर क्या देगा 100। तो यहाँ से आपके पास f बराबर कितना देगा 500/2, तो इसको अपन बोलेंगे 250 न्यूटन। तो इस ब्लॉक को रोके रखने के लिए कम से कम आपको 250 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा भाई। ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आपके पास है, ब्लॉक को रोके रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम व अधिकतम बल की गणना करो। तो ये भी आपके पास वही दीवार है 0.4 10 kg। अब की बार आपने जो फोर्स अप्लाई किया है वो हॉरिजॉन्टल के साथ में यानी क्षैतिज के साथ में 53 डिग्री के एंगल पर आपने आरोपित किया है। तो चलो इस फोर्स के अपन 2 कंपोनेंट्स कर देते हैं। तो इस फोर्स का एक तो कंपोनेंट हो जाएगा ये, तो फोर्स का ये वाला जो कंपोनेंट है ये कितना हो जाएगा एफ cos 53। cos 53 कितना होता है 3/5, तो इसको अपन क्या बोल देंगे 3f/5। और एक इस प्रकार से इस पे ऊपर की तरफ लग जाएगा, तो ऊपर की तरफ कितना देगा 4f/5, ठीक है। इसका वेट कितना भी 10g,
100 न्यूटन नीचे नीचे की तरफ लग जाएगा, ये दीवार को टच कर रहा है, तो इस दीवार का जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो इधर की तरफ आ जाएगा, ये एन आ गया। सबसे पहले अपन एन की बात करते हैं। भाई ये वाला जो ब्लॉक है ये दाएं बाएं गति नहीं कर रहा है, तो अगर दाएं बाएं गति नहीं कर रहा है तो इस स्थिति में आपके पास जो एन है वो एन बराबर कितना देगा, एन बराबर हो जाएगा आपके पास में एन बराबर, क्या आपके पास हो जाएगा 3F/5। एन कितना देगा आपके पास 3F/5, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन अपन निकालेंगे FL। FL बराबर कितना देगा आपके पास म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू एन, तो म्यू कितना देगा आपके पास में, तो म्यू हो जाएगा 2/5, एन कितना देगा आपके पास 3F/5, तो क्या बन जाएगा आपके पास बताओ 6F/25। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया। अब ध्यान से देखना, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो किधर की तरफ लग जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन मान के चलेगा, पहले फ्रिक्शन है वो किधर की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये आपके पास फ्रिक्शन हो गया। तो अब की बार ध्यान से देखना, देखो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले एन है वो कितना हो जाएगा आपके पास 3F/5, एन बराबर कितना हो जाएगा 3F/5, ये बात होगी, क्योंकि दाएं और बाएं आपको फोर्स को बराबर करना है। फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एन, तो म्यू कितना हो जाएगा 2/5 यानी 0.4, और एन कितना हो जाएगा 3F/5, तो 6F/25, ये तो आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन आ चुका है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले अपन देखते हैं फर्स्ट केस में कि आपका जो 4F/5 है वो छोटा है किससे, 100 न्यूटन से, यानी 100 न्यूटन बड़ा है इससे, यानी 100 न्यूटन इसको नीचे की तरफ स्लाइड करवाना चाह रहा है, और ये 4F/5 है, ये इसको रोक के रखने के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग जाएगा। तो इस स्थिति में ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है ना, और ऊपर की तरफ भी क्या लग रहा है आपके पास 4F/5, नीचे की तरफ कितना लग रहा है आपके पास 100, तो यहां से आपके पास F बराबर कितना हो जाएगा 6F/25 प्लस क्या देगा आपके पास 4F/5 बराबर 100 आ गया। तो एलसीएम ले लेंगे, कितना देगा आपके पास 25, तो ये कितना देगा आपके पास 6F प्लस कितना देगा आपके पास 20F, तो कितना देगा 26F/25, तो इसको अपन बोलेंगे 26F बटे कितना देगा 25 बराबर कितना देगा 100, तो यहाँ से आपके पास F बराबर कितना देगा 2500 बटे 26, यानी 1250/13 न्यूटन, ये बात होगी भी। और ये वाला जो फोर्स है ये क्या देगा आपके पास मिनिमम हो जाएगा, क्या देगा मिनिमम, कम से कम आपको इतना फोर्स तो लगाना पड़ेगा भी। अब आपको मैक्सिमम फोर्स की कैलकुलेशन करनी है, तो मैक्सिमम फोर्स के लिए देखो ध्यान से, मैं इधर की तरफ कर देता हूं या इसके ऊपर कर देता हूं, चलो ऊपर, यहां पर देख लेते हैं अपन सेकंड इसका। सेकंड देखो ध्यान से, यदि जो 4F/5 है वो 100 से भी बड़ा हो गया, तो ऊपर वाला बल नीचे वाले बल से बड़ा हो गया, तो इस स्थिति में ये ब्लॉक ऊपर की तरफ गति करना चाहेगा, तो फ्रिक्शन किधर की तरफ लग जाएगा, नीचे की तरफ लग जाएगा। तो नीचे वाला फोर्स कितना देगा आपके पास बताओ 100, और ऊपर वाला फोर्स कितना देगा आपके पास बताओ, नहीं नीचे वाला फोर्स 100 और 100 के साथ में फ्रिक्शन भी लग रहा है, और ऊपर वाला फोर्स कितना देगा आपके पास 4F/5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 100
प्लस कितना देगा आपके पास है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना देगा 6F/25 बराबर कितना देगा आपके पास है 4F अपॉन क्या देगा आपके पास है 5 हो देगा। तो यहां से इसको अपन उधर की तरफ ले जाएंगे तो 4F/5 माइनस 6F/25 एलसीएम ले लो 25, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा क्या बन जाएगा देखो ध्यान से, ये तो माइनस में आ जाएगा क्या, 25 को 5 से 5 नहीं, तो 25/5 कितना देगा आपके पास में भाई 4, और 5 × 4 कितना देगा आपके पास में 20, F माइनस कितना देगा आपके पास है 6F, तो 20 में से 6 को माइनस करेंगे कितना देगा 14F/25 हो जाएगा। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 14F/25 बराबर कितना देगा आपके पास है 100। तो यहां से आपके पास F बराबर कितना देगा 2500/14, और 2500/14 यानी इसको अपन बोलेंगे 1250/7 न्यूटन, ये F आ जाएगा। ये F की वैल्यू क्या देगी आपके पास में मैक्सिमम। तो ये मिनिमम फोर्स और मैक्सिमम फोर्स का क्या लोचा है कि 100 तो इसको नीचे की तरफ गति करवाना चाह रहा है और 4F/5 इसको ऊपर की तरफ गति करवाना चाह रहा है। अगर ये बड़ा हो गया इससे तो गति की प्रवृत्ति नीचे, तो फ्रिक्शन ऊपर लगाना है, और अगर ये बड़ा हो गया इससे तो गति की प्रवृत्ति ऊपर, तो फ्रिक्शन आपको नीचे लगाना है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। अभी मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बता दिया था कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन गति की प्रवृत्ति के विपरीत होती है बच्चों। सापेक्षिक जो अपेक्षिक गति यानी रिलेटिव मोशन इसका अपोज करता है फ्रिक्शन। तो ये सारी चीजें आप नोट करें, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। चलो बच्चों, इसके बाद में अपन एक टॉपिक डिस्कस करेंगे ब्लॉक्स के साथ साथ गति। तो अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, साइंटिफिक तरीके से आपको इसको एनालाइज करना पड़ेगा, इसका विश्लेषण करना पड़ेगा आपको। ध्यान से देखना, देखो ऐसी प्रॉब्लम्स के अंदर आपके पास में 2 ब्लॉक होते हैं, जैसे एक तो आपके पास M1 और एक आपके पास M2 ब्लॉक है। इन दोनों में से किसी एक ब्लॉक पर आपको फोर्स अप्लाई करना होता है। जैसे यहाँ पर आपने फोर्स अप्लाई कर दिया, भाई M1 पे आपने F फोर्स अप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखना, देखो जिस ब्लॉक पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो तो साथ में चलेगा खैर, बट जिस पे आप फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं वो साथ चल भी सकता है, साथ नहीं भी चल सकता। तो साथ चलने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए भाई, बात सुनना भी। देखो ऐसा है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि किसको किसके साथ चलना है। यहाँ पे आपको M2 को M1 के साथ चलाना है, क्योंकि M1 पे तो फोर्स लग ही रहा है ना। तो साथ किसको चलाना है, M2 को, किसके, M1 के। तो आपको जिसको साथ चलाना है उसका अधिकतम त्वरण आपको निकालना है। और इसका जो अधिकतम त्वरण है वो निकाय के त्वरण के बराबर अगर है तब तो ये दोनों साथ साथ में चल पाएंगे। और यदि इसका त्वरण अगर निकाय के त्वरण से कम ज्यादा हो गया, सॉरी इसका त्वरण अगर निकाय के त्वरण से कम हो गया, यानी निकाय का त्वरण इस M2 के त्वरण से ज्यादा हो गया, तो इस स्थिति में पीछे की तरफ पलटी मार जाएगा, पीछे की तरफ गिर जाएगा, यानी ये इसके साथ साथ में नहीं चल पाएगा। तो ध्यान से देखना, देखो अगर अपन बात करते हैं कि एक्सलेरेशन ऑफ 2 बराबर या एक्सलेरेशन ऑफ 2 है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये बराबर या बड़ा हो जाएगा किससे, एक्सलेरेशन ऑफ सिस्टम। तो इस स्थिति में जो ब्लॉक्स है ना वो साथ साथ गति करेंगे। यही आपका की पॉइंट है बस। अब चलो अपन देखते हैं, ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले आपको ये जो देखना है कि ये आपके पास पूरा का पूरा सिस्टम हो गया। यहाँ पर M1 और M2 के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, जो घर्षण बल लगता है, वो तो आंतरिक घर्षण हो गया, आंतरिक बल हो गया। कैसे,
इस M1 पे किधर की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ, और M2 पे आगे की तरफ लगेगा। जितना M1 पे M2 की कण लगता है उतना ही M2 पे M1 की कण लगता है। तो ये तो आंतरिक बल होगा, ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ये तो दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन है उसका तो एक्सलेरेशन यानी त्वरण के अंदर कोई योगदान नहीं होगा। यहाँ पर ये वाली जो सरफेस है इसको आपने क्या बोल रखा है, स्मूथ बोल रखा है, यानी इसका जो म्यू है वो कितना देगा आपके पास है 0। तो यहाँ पर वैसे धरातल का कोई घर्षण बल लगेगा नहीं। तो आपको निकालना है यहाँ पे एक्सलेरेशन ऑफ सिस्टम। तो एक्सलेरेशन ऑफ सिस्टम कितना देगा बताओ, बाहर से कितना बल लग रहा है, केवल F ही लग रहा है जो आप लगा रहे हो, और गति करने वाला कुल द्रव्यमान कितना देगा आपके पास M1 प्लस M2 देगा। तो एक्सलेरेशन ऑफ सिस्टम कितना देगा, F बटे M1 प्लस M2 देगा। अब ये जो M2 है, इस M2 पे मैं M2 का FBD बनाता हूँ, ये M2 हो गया। तो इस M2 पे नीचे की तरफ तो क्या लग जाएगा भाई M2G, ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N, और ये जैसे अपन क्या करेंगे इस M1 पे फोर्स लगाएंगे तो M1 तो जाएगा आगे, तो इस M1 के रेस्पेक्ट M2 छूटेगा पीछे, तो इस M2 पे फ्रिक्शन लग जाएगा इस पर आगे की तरफ, तो ये आपके पास फ्रिक्शन हो गया। तो यहाँ से आपके पास जो N है वो कितना देगा बताओ M2G, तो F बराबर कितना होता है आपके पास म्यू N, तो म्यू का तो म्यू, और N कितना देगा आपके पास M2 इंटू G। और यहाँ से ये इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया, मैक्सिमम फ्रिक्शन आ गया, और इससे अपन क्या कर सकते हैं, इससे इसका अपन एक्सलेरेशन ऑफ 2 है इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। तो ये कितना देगा आपके पास FL अपॉन कितना देगा आपके पास M2, तो ये आपके पास म्यू जी आ जाएगा, क्या देगा म्यू जी। अब मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं कि इस M2 पर यहां पर केवल और केवल घर्षण बल लग रहा है, और ये जो घर्षण बल है ये इसको आगे की तरफ चला रहा है। आपने इस पर लगने वाले अधिकतम घर्षण बल का मान ज्ञात कर लिया है, और इस घर्षण बल की वजह से इसके अंदर त्वरण उत्पन्न होगा, तो इस पे लगने वाला अधिकतम त्वरण भी आपने ज्ञात कर दिया है। तो M2 ने बोल दिया कि भैया मैं तो मैक्सिमम इस त्वरण से साथ चल सकता हूं, अगर तू इस त्वरण तक चलता है तब तक तो मैं तेरे साथ हूं, अदरवाइज मैं पीछे गिर जाऊंगा, ठीक है ना। तो अब अपन क्या करते हैं ध्यान से, ये वाली कंडीशन लगाते हैं। तो A2 कितना देगा आपके पास है म्यू जी, ठीक है ना, और बराबर कितना देगा आपके पास बताओ एक्सलेरेशन ऑफ सिस्टम क्या देगा F बटे M1 प्लस M2। तो यहाँ पर आपके पास जो F मैक्सिमम है ये कितना देगा म्यू M1 प्लस M2 इंटू क्या देगा आपके पास है जी। तो आप अधिकतम इतना बल लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा बल अगर आपने लगा दिया ना तो इस स्थिति में M2 जो ब्लॉक है वो पीछे की तरफ पलटी मार जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये जो अपन ने सोल्व किया है। इसके बाद में अपन आगे डिस्कस करते हैं, देखो ध्यान से सही। ये आपके पास है सेकंड ब्लॉक है, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड प्रॉब्लम है। इसके अंदर मैंने क्या चेंज किया ध्यान से, यहाँ पे फ्रिक्शन मैंने दे दिया कितना म्यू1, और यहाँ पे फ्रिक्शन कितना देगा म्यू2 देगा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट घर्षण गुणांक। अब M1 और M2 इन दोनों के बीच में M1 की कण M2 पे, M2 की कण M1 पे लगने वाला जो घर्षण है वो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होगा। तो ये दोनों फ्रिक्शन है ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला घर्षण तो आंतरिक घर्षण होगा, ये तो त्वरण में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं रखेगा। बट यहाँ पर भी अब की बार सतह आपको स्मूथ नहीं दे रखी है, अब की बार खुरदरी सतह, तो ये धरातल इस निकाय पर जो बल लगाएगा उस बल को अपन बाह्य बल मानेंगे भी, उस घर्षण बल को अपन एक्सटर्नल फोर्स कंसीडर करेंगे और वो त्वरण को घटाएगा। तो अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पे ऊपर क्या है M1 M2, तो नीचे की तरफ क्या देगा आपके पास बताओ, नीचे की तरफ इस पॉइंट पे, नीचे की तरफ इस पे लग जाएगा फोर्स कितना M1 M2 इंटू जी। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना देगा, इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो जाएगा आपके पास N1, और N1 बराबर कितना देगा आपके पास M1 प्लस M2 इंटू जी। तो बल आप आगे की तरफ लगा रहे हैं, तो
इस M1 पे फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ फ्रिक्शन क्या देगा आपके पास F1, और F1 बराबर कितना देगा आपके पास म्यू1 N1, तो म्यू1 का तो म्यू1, N1 कितना देगा आपके पास M1 प्लस M2 इंटू जी। ये F1 आ गया। अब आपको निकालना है भाई ए, सिस्टम का यानी निकाय का। तो निकाय पर बाहर से कितना बल लग रहा है अभी, एक तो F लग रहा है, ये तो गति करवा रहा है, F1 क्या कर रहा है, इसका अपोज कर रहा है, और कुल द्रव्यमान कितना देगा आपके पास M1 प्लस M2। तो F माइनस F1 को अपन क्या बोलेंगे म्यू1 M1 प्लस M2 इंटू जी अपॉन आपके पास M1 प्लस M2 आ जाएगा। ये तो आ गया आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। भाई पहले क्या था आपके पास F अपॉन M1 प्लस M2 आ रहा था, अब की बार ये जो फ्रिक्शन है ना जो धरातल लगा रहा है वो माइनस कर देंगे अपन, तब जाकर के आपको नेट फोर्स प्राप्त होगा। इसके बाद में अपन इसकी बात करते हैं, तो इस M2 पे M2 है, इस पे घर्षण किधर की तरफ लग जाएगा आगे की तरफ, तो घर्षण लग जाएगा आगे की तरफ, ये आपके पास F2 आ जाएगा। तो F2 बराबर कितना देगा आपके पास बताओ, यहाँ पे घर्षण गुणांक कितना देगा आपके पास म्यू2, और इस पॉइंट पर इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना देगा M2G बराबर कितना देगा आपके पास M2 इंटू A2। तो यहां से A2 बराबर कितना देगा आपके पास म्यू2 इंटू जी। अब साथ साथ गति करवाने के लिए आपको जो A2 है वो उसको आपको A सिस्टम के बराबर करवाना पड़ेगा। तो A सिस्टम कितना देगा F माइनस म्यू1 इंटू M1 प्लस M2 इंटू जी अपॉन M1 प्लस M2 बराबर क्या देगा आपके पास म्यू2 इंटू जी। इसके बाद में F मैक्सिमम आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसको इससे गुणा कर दो और इसको उधर की तरफ ले जाके प्लस कर दो, तो क्या बन जाएगा म्यू2 M1 प्लस M2 इंटू जी माइनस का इधर आकर के प्लस का देगा, तो प्लस का देगा म्यू1 M1 प्लस M2 इंटू जी। तो यहां से आपके पास जो F मैक्स है, यहां से अपन M1 प्लस M2 इंटू जी को कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास म्यू1 प्लस म्यू2 इंटू M1 प्लस M2 इंटू जी। ये आपके पास अधिकतम बल आ चुका है। अगर आप अधिकतम इतना बल तक लगाओगे तब तो M1 और M2 दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलेंगे, पर अगर आपने अपना जो बल है वो इस बल से भी ज्यादा कर दिया तो इस स्थिति में अब ये जो M2 है वो M1 के साथ नहीं चल पाएगा, तो M1 तो निकल जाएगा आगे और M2 छूट जाएगा पीछे। तो दोनों ये बड़े शानदार क्वेश्चंस मान लो, इनको एप्लीकेशंस मान लो, इनको आप नोट करें अच्छे से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में देखो मैंने आपको ब्लॉक्स के साथ साथ जो गति है उसके मैंने आपको 2 केस पढ़ा दिए। इसके बाद में तीसरा और चौथा केस ये मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखो ध्यान से तीसरा केस देखिएगा आप, यहाँ पर आपके पास एक ब्लॉक है M1, इसके ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है M2, और यहाँ पर ये जो धरातल है वो क्या अभी स्मूथ है। M1 और M2 इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट यानी घर्षण गुणांक है वो कितना आपके पास म्यू है। अब यहाँ पे चेंज किया हुआ है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो पहले अपन क्या कर रहे थे, M1 पे फोर्स लगा रहे थे, अब की बार अपन ने M2 पे फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से देखना, देखो पहले अपन ने फोर्स किस पे लगाया था M1 पे, और अब अपन फोर्स किस पे लगा रहे हैं M2 पे लगा रहे हैं। अब यहाँ पे कौन किसके साथ चलेगा ये अपने को डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे इस M1 को इस M2 के आपको साथ चलाना है, ठीक है ना। तो इसके लिए शर्त क्या बन जाएगी, साथ साथ चलने की, साथ साथ चलने की शर्त बन जाएगी आपके पास में जो A1 है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये ध्यान से देखना, देखो
ये ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए किसके, ए सिस्टम के, ठीक है ना। तभी जो दोनों ब्लॉक्स हैं वो एक दूसरे के साथ साथ चल पाएंगे बेटा, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले अपन सिस्टम का जो एक्सलेशन है वो फाइंड आउट करते हैं। चलो करते हैं अपन, देखो ध्यान से सिस्टम का एक्सलेशन। तो एक सिस्टम बाहर से आपने फोर्स लगा दिया कितना भी F, और यहाँ पे M1 और धरातल इनके बीच में कोई घर्षण है नहीं, तो यही एक्सटर्नल फोर्स हो सकता था। तो ये तो लग ही नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे स्मूथ सरफेस है। M1 और M2 के बीच में जो भी फ्रिक्शन लगता है, जो भी घर्षण लगता है, वो तो आंतरिक बल हो गया। तो एक्सेलरेशन में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो F अपॉन M1 प्लस क्या देगा आपके पास M2 देगा, ठीक है ना। ये आपके पास ए सिस्टम हो गया, ठीक है ना। ये तो एक्सेलरेशन ऑफ ए सिस्टम हो गया। और इसके बाद में ध्यान से देखना, देखो A1 मैक्स अपन बात करते हैं A1, तो इसकी बात करते हैं। इस M1 का अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये M1 हो गया, यहां पे तो कोई घर्षण इस पे लगने से रहा। अब M2 है वो M1 के सापेक्ष सारा आगे, तो M2 पे फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे और M1 पे फ्रिक्शन लग जाएगा इस प्रकार से आगे। ये यहां पर अगर अपन बात करते हैं कि इसकी भी N की बात करते हैं, तो N यहां पे N ऊपर कितना द्रव्यमान रखा हुआ है M2, तो N बराबर कितना हो जाएगा आपके पास M2 इंटू जी। तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना हो जाएगा F बराबर म्यू N, तो म्यू M2 इंटू जी हो गया। और ये इसको आगे की तरफ त्वरित करवा रहे हैं, तो बराबर कितना देगा आपके पास M1 A1। तो यहां पर आपके पास जो A1 मैक्स है वो कितना देगा बताओ, म्यू M2G अपॉन क्या देगा आपके पास M1। तो A1 मैक्स कितना देगा आपके पास म्यू M2G अपॉन क्या देगा M1 हो देगा। अब इसके बाद इसको अपन एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम के बराबर कर देंगे, तो F बटे क्या देगा आपके पास M1 प्लस M2 बराबर ये देगा म्यू M2G अपॉन M1। तो यहां से आपके पास F बराबर क्या देगा आपके पास में म्यू, और इसके बाद में M2 इंटू M1 प्लस M2 इंटू जी, और अपॉन क्या देगा आपके पास में M1। ये आपके पास F आ गया अभी। तो यहां से आपके पास F बराबर कितना देगा म्यू M2 इंटू M1 प्लस M2 इंटू जी अपॉन क्या देगा आपके पास M1 हो देगा। तो ये आपके पास मैक्सिमम फोर्स आ गया अभी। यानी अगर आप अधिकतम इतना फोर्स लगाओगे तब तक तो दोनों ब्लॉक्स है वो साथ साथ गति करेंगे, और अगर आपने फोर्स को इससे ज्यादा कर दिया तो इस स्थिति में दोनों ब्लॉक तो साथ साथ गति नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको ये देखना है कि आपको किसको किसके साथ चलाना है। तो इसमें आपको M1 को M2 के साथ चलाना है, तो M1 का एक्सेलरेशन आपको निकालना पड़ेगा, और M1 का जो अधिकतम त्वरण है वो निकाय के त्वरण के बराबर होना चाहिए। चलो अगला केस अपन देखते हैं, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले इस पॉइंट पर अगर अपन बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो यहाँ पे इस पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना देगा बताओ, N बराबर M1 प्लस M2 इंटू क्या देगा आपके पास है G, और पूरा निकाय गति कर रहा है आगे, तो इस पर फ्रिक्शन लग जाएगा इस प्रकार से पीछे, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लग जाएगा, इसको अपन बोलेंगे F1। तो यहाँ से F1 बराबर कितना देगा आपके पास म्यू1 N1, तो म्यू1 का तो म्यू1 हो गया, और N1 कितना देगा आपके पास M1 प्लस M2 इंटू जी। और उसके बाद में अगर आपको एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम फाइंड आउट करना है, निकाय का त्वरण, तो बाहर से एक तो आपने लगा दिया F, धरातल के कारण पीछे की तरफ घर्षण लगता है F1, और F1 कितना देगा बताओ म्यू1 M1 प्लस M2 इंटू जी अपॉन क्या देगा आपके पास M1 प्लस क्या देगा M2 देगा। ये आपके पास देगा M1 प्लस M2। तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम बराबर क्या देगा बताओ
एफ माइनस म्यू 1 इंटू एम वन प्लस एम टू इंटू जी अपॉन एम वन प्लस एम टू देगा। ये आपके पास एक्सलेशन ऑफ सिस्टम हो गया। अब अगर आपको m1 का एक्सलेशन निकालना है तो इस पर इसका आपको एबीडी बनाना पड़ेगा। तो चलो मैं बनाता हूं, देखो m1 का एबीडी। बड़ी सावधानी से ये काम अपने को करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, m2 पर आपने आगे की तरफ फोर्स लगाया तो m2 चला आगे, तो m2 पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे और m1 पे फ्रिक्शन लग जाएगा आगे। तो इस पे फ्रिक्शन लग जाएगा आगे, इसको अपन बोलेंगे F2। अगर यहां पर अपन बात करते हैं तो यहां पे ऊपर की तरफ केवल M2 है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना हो जाएगा M2G। तो फ्रिक्शन कितना देगा आपके पास μ2 N2 यानी μ2 M2G। और यहां पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगी रहे, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो कितना देगा आपके पास F1, और F1 बराबर कितना देगा बताओ μ1 M1 प्लस क्या देगा आपके पास M2 इंटू जी। और इसके बाद इसका अपन आगे की तरफ एक्सप्रेशन जो त्वरण है वो अपन निकाल देंगे। तो इसका त्वरण है वो आगे की तरफ कितना देगा आपके पास A1, तो निकाल देते हैं। तो A1 बराबर कितना देगा बताओ, आगे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है बताओ, ये देगा आपके पास μ2 M2G माइनस पीछे की तरफ कितना देगा आपके पास μ1 M1 प्लस M2 इंटू जी अपॉन क्या देगा आपके पास M1। और इसके बाद में जो A1 है इसको आपको A सिस्टम के बराबर कर देना है। तो A1 को बराबर कर दो आप किसके, A सिस्टम के। तो यहां पर A1 कितना देगा आपके पास बताओ μ2 M2G माइनस क्या देगा आपके पास बताओ μ1 M1 प्लस M2 इंटू जी अपॉन M1। इसको अपन बराबर कर देंगे किसके, F माइनस μ1 M1 प्लस M2 इंटू जी अपॉन क्या देगा आपके पास M1 प्लस M2। ये बात होगी भी। तो ये आपके पास है क्या हो जाएगा भी एक्सप्रेशन ऑफ सिस्टम आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, इक्वेशन है वो देखने में बड़ी हो सकती है, यहां से अपन f की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। इस f की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर देंगे, तो वही आपके पास f मैक्सिमम हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर आपको निकाय का त्वरण निकालना है तो बाहर से लगने वाला बल माइनस धरातल के कारण लगने वाला फ्रिक्शन बटा टोटल मास, ये तो आपके पास आ जाएगा एक्सप्रेशन ऑफ सिस्टम। इसके बाद में जिस ब्लॉक पर बल नहीं लग रहा है, आपने बल नहीं लगाया, उस ब्लॉक का आपको अधिकतम त्वरण निकाल देना है और उस ब्लॉक के त्वरण को निकाय के त्वरण के बराबर कर देना है। तो यहां से आपके पास जो F आएगा ना, वही आपका F क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स हो जाएगी। F का अधिकतम मान हो जाएगा, जिसके लिए दोनों ब्लॉक्स वो साथ साथ में गति करेंगे। तो ब्लॉक्स की साथ साथ में गति से संबंधित ये 4 केसेस बनते हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं, इनको अच्छे से नोट करें आप। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन 2 क्वेश्चंस देखते हैं, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर अपने पास ये कोई भी ट्रक है और ये ट्रक है आगे की तरफ A एक्सलेशन से यानी A त्वरण से आगे की तरफ गति कर रहा है। इसके ऊपर अपन ने 2 kg का कोई भी ब्लॉक रख रखा है और यहाँ पे आपके पास जो म्यू है वो कितना दे रखा है, 0.4 दे रखा है, यानी जो घर्षण गुणांक है वो आपको कितना दे रखा है, 0.4 दे रखा है। ठीक है ना। अब आपको क्या बोला जा रहा है कि एक का अधिकतम मान जिसके लिए ब्लॉक है वो फिसले नहीं। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जैसे इस एक्सलेशन यानी त्वरण का मान अपन बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे इस पे पीछे की तरफ लगने वाला जो शूडो फोर्स है वो भी बढ़ेगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि जो ब्लॉक है ये पीछे की तरफ स्लाइड करने लग जाएगा, फिसलने लग जाएगा। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, इसका अपन विश्लेषण करते हैं। आपको ये देखना है कि कौन सा फोर्स है जो इसको फिसलने से बचा रहा है और कौन सा फोर्स है जो इसको फिसलाना चाह रहा है। ठीक है ना। तो ये बातें अपने को मालूम होनी चाहिए। भाई यहाँ पे आपके पास में 2 फोर्स होंगे, एक तो इसको फिसलने में सपोर्ट करेगा और एक फिसलने का अपोज करेगा। ठीक है ना। और अपोज करने वाला कब तक अपोज कर पाएगा, तब तक तो ये जो ब्लॉक है वो रुका रहेगा और उसके बाद में ब्लॉक को पीछे की तरफ फिसल जाएगा। ठीक है ना। चलो देखते हैं अपन। देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर आपके पास ब्लॉक है, इस ब्लॉक का द्रव्यमान कितना भी 2 है, इस पे नीचे की तरफ कितना देगा mg, यानी कितना देगा आपके पास है 2g यानी 20। ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यानी ये आपके पास n हो गया।
इसके बाद में अगर अपन इसके रेफरेंस फ्रेम से बात करते हैं, ट्रक के रेफरेंस फ्रेम से, तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो ट्रक है वो आगे की तरफ एक त्वरण से त्वरित हो रहा है और त्वरित गति कर रहा है, इस कारण से ये अजड़त्व निर्देश तंत्र हो जाएगा। और अजड़त्व निर्देश तंत्र से अगर अपन देखते हैं तो किसी भी वस्तु पर एक फोर्स लगता है जिसको अपन बोलते हैं शूडो फोर्स। तो इस स्थिति में इस पे पीछे की तरफ आपको एक शूडो फोर्स लगाना पड़ेगा और ये शूडो फोर्स अब वो कितना देगा आपके पास, एम ए यानी 2 × ए हो गया। अब इस शूडो फोर्स की वजह से ये ट्रक के रेस्पेक्ट में पीछे की तरफ गति करना चाहेगा, तो जिससे इस पे आगे की तरफ क्या लग जाएगा, इस प्रकार से फ्रिक्शन लग जाएगा। तो आगे की तरफ इस प्रकार से लग जाएगा फ्रिक्शन। अब यहाँ पर पीछे की तरफ लगने वाला शूडो फोर्स है, यदि इसको पीछे की तरफ स्लाइड करवाना चाह रहा है और आगे की तरफ लगने वाला जो फ्रिक्शन है ये इसको रोकना चाह रहा है, तो अपन देखते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे ऊपर की तरफ n और नीचे की तरफ कितना देगा mg यानी 20। तो यहाँ से अपन लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे, तो ए बराबर कितना देगा आपके पास, म्यू इंटू एन। तो म्यू कितना देगा आपके पास है 0.4, ठीक है ना, और इंटू एन कितना देगा आपके पास है 20, तो ये हो जाएगा आपके पास 8 न्यूटन। और संतुलन की स्थिति में जो 2a है वो किसके बराबर हो जाएगा, f के बराबर, और f कितना देगा आपके पास 8। तो यहाँ से a बराबर कितना देगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये आपके पास a की मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है ना, ये a की मैक्सिमम वैल्यू होगी भी। यानी ये ट्रक अगर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भी ज़्यादा त्वरण से गति करने लग जाएगा तो इस स्थिति में ये जो ब्लॉक है वो पीछे की तरफ फिसल जाएगा, अदरवाइज पीछे की तरफ फिसलेगा नहीं। इसके बाद में आगे अपन बात करते हैं, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर अपने पास में 2 ब्लॉक्स हैं, 1 kg और 2 kg। 1 kg वाला 2 मीटर पर सेकंड से, जबकि 2 kg वाला 8 मीटर पर सेकंड से गति कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो धरातल है वो धरातल कैसा है, अभी स्मूथ है। स्मूथ का मतलब चिकना है, यानी इसका कोई घर्षण नहीं है। तो फ्रिक्शन है वो केवल 1 kg और 2 kg के बीच में, 1 kg और 2 kg के बीच में यहाँ पे घर्षण बल कार्यरत है। तो एक वाला 2 से और 2 वाला 8 से गति कर रहा है, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि ये तो एक वाला हो गया और ये इस प्रकार से दो वाला हो गया। अब देखो ध्यान से, अगर अपन बात करते हैं 1 kg और 2 kg के बीच में, तो 1 kg की स्पीड कितनी है 2 और 2 kg की स्पीड कितनी भी 8 है। तो यहाँ पे 2 kg 1 kg से ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, तो अपन इस बात को ऐसे बोल सकते हैं कि 1 kg के सापेक्ष 2 kg है वो आगे की तरफ जा रहा है, तो 2 kg पे तो फ्रिक्शन लग जाएगा इस प्रकार से पीछे की तरफ, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग जाएगा, और जो 1 kg इस पे फ्रिक्शन लग जाएगा इस प्रकार से आगे की तरफ। ये आपके पास F हो गया, ठीक है ना। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं स्पीड की, तो यहाँ पे इसकी स्पीड है, प्रारंभिक वेग इसका कितना देगा आपके पास में 2 मीटर पर सेकेंड, और इसका प्रारंभिक वेग वो कितना देगा आपके पास 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अभी फ्रिक्शन की बात करते हैं, कितना लग रहा है। तो देखो ध्यान से, फ्रिक्शन कहाँ पे लगता है, अभी यहाँ पे लगता है। तो जहाँ पे फ्रिक्शन लगता है उसके ऊपर का द्रव्यमान देख लो, इसके ऊपर का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, अभी 1 kg हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 kg। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है n, उस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 1 kg का कितना हो जाएगा बताओ 10, तो n बराबर कितना हो जाएगा 10 हो गया। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, अभी फ्रिक्शन निकाल सकते हैं, F बराबर म्यू इंटू एन, और म्यू कितना हो जाएगा आपके पास है 0.4 इंटू एन कितना हो जाएगा आपके पास है 10। तो फ्रिक्शन अब वो कितना देगा आपके पास है 4 न्यूटन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 न्यूटन। यानी इस पे तो 4 न्यूटन का फोर्स है वो आगे की तरफ लग रहा है, और इस पे 4 न्यूटन का फोर्स है वो पीछे की तरफ लग रहा है। तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, यानी इस पे लगने वाला जो बल है वो इसके वेग की दिशा में लग रहा है। इस कारण से ये वाला जो बल है इसके वेग को तो बढ़ाएगा, और इस पे लगने वाला जो बल है वो वेग की विपरीत दिशा में, यानी इस पे लगने वाला घर्षण बल है इसके वेग को घटाएगा। तो
इसका तो त्वरण होगा और इसका क्या होगा, मंदन होगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 1 kg के लिए, जो 1 kg है उसके लिए। तो 1 kg वाले ब्लॉक के लिए जो A1 बराबर कितना हो जाएगा, अभी A बराबर F/m, आगे की तरफ F कितना लग रहा है बताओ, 4 बटे M कितना हो जाएगा आपके पास 1, तो ये आपके पास में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यदि इसके लिए अपन बात करते हैं t समय पश्चात वेग, मान लो कि t समय पश्चात इसका वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है, कितना हो जाता है, v। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि v1 बराबर या v बराबर प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा इसका 2 प्लस a कितना हो जाएगा आपके पास है 4 इंटू टाइम कितना हो जाएगा आपके पास है t हो जाएगा। तो v बराबर कितना हो जाएगा 2 + 4t हो जाएगा बेटा। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं कि इसके लिए 2 kg के लिए, टू kg के लिए, तो 2 kg के लिए A2 बराबर क्या बन जाएगा आपके पास, A2 बराबर F/m, तो F कितना हो जाएगा अभी 4 बाई कितना हो जाएगा आपके पास 2, तो इसका त्वरण कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मान लो कि t समय पश्चात इसका भी वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है, तो v बराबर u कितना हो जाएगा इसका 8, a कितना हो जाएगा इसके लिए -2 इंटू टाइम कितना हो जाएगा t हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है कि 2 kg का ब्लॉक है, इसका मंदन हो रहा है, इस कारण से मैंने -2t लिया है भाई, ठीक है ना, ये चीज हो गई। अब आपको बोला जा रहा है कि कितने समय पश्चात दोनों ब्लॉक्स के मध्य सापेक्ष गति रुक जाएगी, रिलेटिव मोशन है वो रुक जाएगी। सापेक्ष गति कब रुकेगी भी, सापेक्ष गति रुकने के लिए दोनों का वेग है वो बराबर होना चाहिए भी, दोनों एक समान वेग से आगे की तरफ गति करेंगे। तो अपन लिख देंगे ध्यान से, दोनों का v अपन बराबर कर देंगे। तो यहां से आपके पास 2 प्लस क्या देगा आपके पास 4t बराबर कितना देगा आपके पास 8 माइनस क्या देगा 2t, 8 में से 2 को माइनस कर देंगे कितना देगा आपके पास में, 8 - 2 कितना देगा 6 बराबर कितना देगा 4 + 2t कितना देगा आपके पास है 6t। तो यहां से आपके पास t बराबर कितना देगा बताओ 1 सेकेंड, t बराबर 1 सेकेंड पे, और t बराबर 1 सेकेंड पर अगर अपन v निकालते हैं, ये इससे निकालो चाहे इससे निकालो, तो v बराबर कितना देगा आपके पास 2 + 4 इंटू t, और t कितना देगा आपके पास 1, तो 4 + 2 कितना देगा 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो ध्यान से देखना, देखो 1 सेकेंड बाद में इसका जो वेग है वो भी कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, और 1 सेकेंड बाद में इसका वेग है वो भी कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। दोनों का जो वेग है वो बराबर हो जाएगा, और दोनों के बीच में किसी प्रकार की रिलेटिव मोशन यानी सापेक्ष गति नहीं होगी, यानी दोनों के बीच में किसी प्रकार की फिसलन नहीं होगी, ठीक है ना। तो या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि इसका वेग कितना भी 2, तो फ्रिक्शन है वो इसका वेग तो बढ़ाएगा, इसका वेग कितना भी 8 है, तो फ्रिक्शन इसका वेग घटाएगा। 1 सेकेंड बाद में इसका 2 से बढ़ के 8 हो जाएगा, 2 से बढ़ के 6 हो जाएगा, और 1 सेकेंड बाद में इसका 8 से घट करके कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। जब दोनों का वेग कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, तो इस स्थिति में दोनों के बीच में सापेक्ष गति नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चंस आपके अच्छे से समझ में आए होंगे, इनको अच्छे से नोट कर लो बेटा। तो चलिए बच्चों, आज का लेक्चर अपन यहीं पे फिनिश करते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर अपन ने कई सारी चीज़ें पढ़ी फ्रिक्शन के बारे में, और फ्रिक्शन के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है ना, वो क्वेश्चंस अपन ने किए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस अपन ने किए हैं। तो अगले लेक्चर पर भी अपन क्वेश्चंस करेंगे, और अगले लेक्चर पर आपको है ना जो आपका मॉड्यूल है उस मॉड्यूल की प्रॉब्लम्स है वो भी सोल्व करके आनी है, ठीक है ना। तो वैसे तो सारी प्रॉब्लम्स आपको सोल्व करनी है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कुछ प्रॉब्लम्स जो इम्पोर्टेंट अच्छी प्रॉब्लम्स है। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको करके आनी है मैं बता देता हूँ, देखो आपको। देखिएगा, देखो एक तो क्वेश्चन नंबर आप 37 है, ये कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है। और एक इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39, ये कर लेना। स्टेज फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेज फर्स्ट का 37, 39 नोट कर लो भाई, 37, 39। इसके बाद में 41 भी कर सकते हो आप,
और इसके बाद 43 ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है अभी, ठीक है ना, कि स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम कौन होता है भाई? सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन होता है, और सबसे ज़्यादा कौन होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है ना, और बीच में कौन होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद में 44, 45, 44 तो कर सकते हो, 45 में करवा दूंगा आपको मैं, ठीक है ना, और 46 और 45 से हो जाएगा अभी, ठीक है। इसके बाद में इसके अंदर बाकी सारे क्वेश्चन तो आपको करने ही है, मैं इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं करूँगा आपको। इसके बाद में अगली स्टेज पे आ जाओ, स्टेज सेकंड पे, स्टेज सेकंड पे आ जाओ भी आप, ठीक है ना। तो स्टेज सेकंड के अंदर सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 30वां क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, चलो ये ट्राई कर लेना आप, ठीक है ना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 33, ठीक है ना, ये करवाऊंगा मैं आपको, और कुछ नहीं है। एक वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 34, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना भाई इसको भी आप, ठीक है ना। इसके बाद इस स्टेज के अंदर कोई खास क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा मुझे। 40वां देख लेना भाई इसी स्टेज का, क्वेश्चन नंबर 40। इसके बाद स्टेज थर्ड पे आ जाओ बेटा, स्टेज थर्ड पे क्वेश्चन नंबर आपका 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 23, ये इतने क्वेश्चंस हो गए भी। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस आज टिक करवाए, ये क्वेश्चंस मैं आपको अगले लेक्चर पर डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो अच्छे से आप एकदम बिल्कुल क्वेश्चंस वो करके आए भी, अगले लेक्चर पे आपको क्वेश्चंस है वो करके ही लेक्चर पे बैठना है भी, कम से कम सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो एक एक बार तो आपके देखे हुए होने चाहिए, ठीक है ना। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर पे।